हाँ जी, तो AS4 की शुरुआत करते हैं। सर छोटा सा एएस है, बहुत इंपॉर्टेंट एएस है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन एक 5 नंबर का या केस स्टडी के रूप में आ सकता है। सिंपल सा एएस है, लल्लू एकदम लल्लू हलवा एएस है। ठीक है सर, सिंपल सी बात यह है कि एक ही चार्ट में खत्म हो जाएगा और एग्जाम में आपको एक स्टडी केस स्टडी के नंबर में दिख जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एएस को। आराम से सुनना, नाम ही एएस का। हाँ, इस एएस की खास बात यह है कि इसका नाम थोड़ा बड़ा है, तो ध्यान से नाम याद रखना। सर AS4 के अगर मैं नाम की बात करूं तो मेरे लिए AS4 का जो नाम है वो है AS4 का कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। एक काम करते हैं, मैं अभी पहले ये वाली मेन चार्ट आपको स्लाइड पे लगा देता हूं और फिर जो मेन अपने पास जो ये है क्वेश्चन वाला उसको मैं बाद में लेके आता हूं। तो मेरा एएस का नाम है AS4 कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इस एएस में 3 बातें मेरे बच्चे, 3 बातें आपको ध्यान से सुननी है। सबसे पहले ये क्या मतलब है आपका इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। मैं मेनली बात करूं तो यहां पे कंटिजेंसी की बातें कम करी जा रही है। कंटिजेंसी की बातें AS29 ज्यादा करेगा, कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट लायबिलिटी, प्रोविजंस वगैरह की बातें वो करेगा। इसमें जो इस AS4 में जो मेन मुद्दा रखा गया है वो मेन मुद्दा है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कि भैया कोई भी इवेंट है जो आपकी बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखो मेरी बात, मेरे बच्चे ध्यान सुनना। हमारी बैलेंस शीट बनती है साल के एंड में, बोले तो ईयर एंड। मान लो मेरा ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो मेरी 31 मार्च को मेरी बैलेंस शीट डेट होती है। बट अपने को रियल पता है, मैंने कैश फ्लो में भी ये बात करी थी कि बैलेंस शीट डेट होती है हमारी 31 मार्च को, पर बैलेंस शीट डेट के दिन आपकी कंपनी में एक तिनका भी नहीं हिल रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि जो काम शुरू होता है वो 31 मार्च के बाद शुरू होता है। सर ऑडिटर पहुंचते हैं, सीए साहब आप पहुंचोगे कंपनी में 31 मार्च के बाद, आप ऑडिट करोगे, ऑडिट करते करते आपको 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा। फिर आप कहीं ना कहीं बाकी चीजें चेंजेस वगैरह ठीक विक करा के बोर्ड मीटिंग करोगे और बोर्ड मीटिंग में जाके कहीं ना कहीं बोर्ड मीटिंग में जाके आप ऑडिट जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे रखोगे और ऑडिटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ आप मीटिंग करोगे और जो भी कंक्लूजन वगैरह जो भी ऑडिट रिपोर्ट फाइनल होगी उस ऑडिट रिपोर्ट को आप साइन करोगे। तब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह दिया जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है। तो अब इस काम को होने में ना टाइम लग जाता है। मान लो मैंने जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा मान लो मेरी बैलेंस शीट डेट बेटा कब है, 31 मार्च। दैट मींस 31 मार्च 2024 को मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, बट बैलेंस शीट अप्रूव्ड कब हो रही है। मान लो भैया काम करते करते 3 महीने लग गए, 15 जुलाई को जाके बैलेंस शीट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने फेंकी है और उस टाइम आपने कहा सर जी बताओ बैलेंस शीट का क्या करना, और आपने साइन कर दिया। सब कुछ जो भी मैटर थे सब सॉल्व हो गए और आपने बैलेंस शीट उठा के ऑडिट कर दी, साइंड। तो बताओ इस बीच में जो पीरियड है, अब इस बीच में आपकी बैलेंस शीट डेट तो निकल गई बट बैलेंस शीट ओपन चले जा रही है। दैट मींस आपकी बैलेंस शीट फाइनल कब हुई है, 15 जुलाई को। अब इस बीच में अगर कोई इवेंट हो जाता है, इस बीच में कोई इवेंट हो जाता है, उसे हम लोग मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, इवेंट अकरिंग द आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अगर मीनिंग पढ़ो तो मीनिंग क्या है, कोई भी इवेंट चाहे वो आपकी कंपनी के लिए फेवरेबल है चाहे अनफेवरेबल, चाहे पॉजिटिव टर्म्स है चाहे प्रॉफिट मेकिंग है चाहे लॉस मेकिंग, कोई भी इवेंट अगर हो रहा है कब, बैलेंस शीट डेट के बाद और डेट अप्रूवल डेट से पहले, तो इस इवेंट को बोलेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सर दूसरी बात, करना क्या है इस इवेंट का, मेरे बच्चे कॉमन सेंस लगाओ, इजीली समझो। रिवीजन चल रहा है लेकिन कॉमन सेंस लगाओ, क्लास में भी बात समझो कि सर अगर आपने बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च को, बट कोई मुद्दा हो गया है जिसका बैलेंस शीट फाइन होने से पहले हुआ है, तो आपको नहीं लगता है इस मुद्दे का डिस्कशन बैलेंस शीट में हो जाना चाहिए? क्योंकि मान लो वो मेरी बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, लेकिन अगर वो चीज मेरे पिछले साल से बिलोंग करती है तो उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो होना चाहिए। जैसे कि एक बात बताओ, जैसे कि मैं कह रहा हूं 31 मार्च को मुझे मान लो मिस्टर ए से पैसे लेने थे, ये मेरा डेटर था। कितना डेटर था, 1 लाख रुपए मुझे लेने थे। बट नाउ मैं कहता हूं मान लो मुझे पता चला मैंने बैलेंस शीट में डेटर में 1 लाख रुपए क्या दिखा रखा है, कहीं ना कहीं मिस्टर ए को दिखा रखा है। बट मुझे डाउट था कि सर ये पैसा देगा या नहीं देगा क्योंकि दिक्कतों में चल रहा है, इसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, क्लियर है। और मैं कह रहा हूं 15 जुलाई से पहले 15 जून को मुझे पता चला ए इंसॉल्वेंट हो गया। ए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। अब मुझे इससे पैसा मिलने वाला नहीं है। अब पॉइंट ये है कि सर ये जो इवेंट हुआ ये मुझे कंफर्म कर रहा है कि जो मैं 31 मार्च को सोच रहा था, क्या ये ऐसा जो ये डेटर है ये मुझे पैसा देगा या नहीं देगा, ये हुआ या नहीं हुआ, तो ये इस चीज को इवेंट को कंफर्म कर रहा है। ऐसे इवेंट का ना मेरा अकाउंट्स कहता है, मेरी एएस कहता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। सिंपल शॉर्ट में बोलूं, अभी मैंने कोई इवेंट की बात नहीं करी, मैं सिंपल ये बात कर रहा हूं कि बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले अगर कुछ भी हुआ है तो आप उनका कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हो। डिपेंड करेगा कि वो ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, AS4 बताएगा। लेकिन इन इवेंट के बारे में AS4 बात कर रहा है, वो कहता है इन इवेंट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट में मेरे बच्चे, 2। कुछ को बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट, जिनकी मुझे एडजस्टमेंट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बोले तो मान लो 31 मार्च की अगर मैं बना रहा हूं, बोलो 23-24 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं और 24 के
बाद ये इवेंट हुआ, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले। तो क्या मैं पिछले 23-24 की स्टेटमेंट में इसको एडजस्ट करूंगा? अगर ये एडजस्टिंग इवेंट है तो आंसर इज यस, और अगर वो नॉन एडजस्टिंग है तो आंसर इज नो। देखो सीधा ट्रीटमेंट में आऊं तो एडजस्टिंग इवेंट को आपको ट्रीटमेंट बोले तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाओ, लॉस को रिकॉर्ड करो, वट एवर जो भी ट्रीटमेंट करना है आपको डबल एंट्री मारनी पड़ेगी, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो आपको कुछ नहीं करना, बस नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर दे दो, दैट्स इट। कोई एडजस्टमेंट, कोई जनरल एंट्री मारने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज कि इन इवेंट में से कौन से एडजस्टिंग है और कौन से नॉन एडजस्टिंग है। मेरे बच्चे बड़े आराम सुनना, बड़े आराम सुनना। वो कहता है, मान लो, आराम सुनो, जैसे वो कहता है कि आपका ये ईयर है 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ, 31 मार्च 2024 को खत्म हुआ, यहां आपकी बैलेंस शीट की डेट है, ठीक है। लेकिन आपकी बैलेंस शीट जो फाइनल हुई वो हुई कब? मान लो 31 जुलाई 2024 को यहां अप्रूव्ड हुई है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर कोई भी इवेंट मेरे बच्चे, कोई भी इवेंट यहां हुआ, कोई भी इवेंट यहां हुआ, देखो अगर कोई भी इवेंट, मेरे बच्चे ध्यान समझना, अगर कोई भी इवेंट इस पीरियड में होता है, इस वाले पीरियड में, ठीक है, किसमें? इसमें यहां होता है, तो बेटा वो तो इसी साल से बिलोंग कर रहा है, वो तो करंट ईयर से बिलोंग करता है, उसका तो ट्रीटमेंट होगा ही होगा, नो डाउट, इसके बारे में दिक्कत नहीं है। वट अबाउट कि इस ट्रीटमेंट इसके बाद हो रहा है, तो आप बोलते हो ये नेक्स्ट ईयर का है, वो क्या बोलते हो? नेक्स्ट ईयर। बचपन से तो ये पढ़ के आ रहे हो। बट एएस क्या बोलता है? कहता है सर वो अगर नेक्स्ट ईयर हो रहा है पर मेरी अप्रूवल डेट से पहले हो रहा है, अगर अप्रूवल के बाद हो रहा है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बंद हो चुकी है, ऑडिट हो गए भैया, पैक हो चुकी है। लेकिन अगर बैलेंस शीट ओपन है, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन है, तो मेरा एएस कहता है जो भी इवेंट इस टाइम में हुआ, जो भी इवेंट इस टाइम में हुआ, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कुछ को क्या बोल देंगे? एडजस्टिंग, और कुछ को क्या बोल देंगे? नॉन एडजस्टिंग। मेरे बच्चे कुछ को क्या बोल रहे हैं? एडजस्टिंग, और कुछ को क्या बोल रहे हैं? नॉन एडजस्टिंग। अब एडजस्टिंग क्या है? वो कहता है अगर वो इवेंट जस्ट एक कंफर्मेशन है, जस्ट एक कंफर्मेशन है, जो आपको लगता था, एक चीज की कंफर्मेशन है जिसकी कंडीशन, मेरे बच्चे, जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, कंडीशन आपकी बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी कि हां ऐसा हो सकता है, और वो कंफर्म हो गया, वो क्या हो गया? कंफर्म। बस उसके संकेत थे, 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट पे उसके संकेत थे, मेरे को कोर्ट में केस चल रहा था, मेरे डेटर पे मुझे डाउट चल रहा था, वट एवर सर, अगर उसके संकेत बैलेंस शीट डेट पे मतलब पिछले साल से बिलोंग करते थे, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, बस उसकी कंफर्मेशन है कि हाँ लो जी सर हो गया, डन, मेरा पैसा डूब गया, मैं केस हार गया, मेरा जो भी होना है हो गया, तो सर वो इवेंट क्या कहलाएगा? एडजस्टिंग इवेंट। क्या कहलाएगा? एडजस्टिंग। और कोई इवेंट ऐसा है जिसका पिछले साल से कोई लेना देना नहीं था, उसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट वो अचानक से हो गया, क्लियर है? तो अचानक से हो गया, दैट मींस दीज आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट, दीज आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अचानक से मेरे को भैया, मुझे पहले नहीं लगता था डेटर मेरा पैसा नहीं देगा, या मुझे नहीं लगता था कि मेरे ऊपर कोई केस हो गया, लेकिन अचानक से कोई केस हो गया और वो केस मेरे को लॉस मेकिंग है। तो पॉइंट इज, कोई आग लग गई जो पहले नहीं थी, बाद में आग लग गई, तो भैया उसका पहले से होना कोई तय नहीं था, सर वो क्या हो गया? नॉन एडजस्टिंग। हाँ, आग पे एक सेपरेट पॉइंट है, आराम सुनना, बट अभी यहां सुनना क्या बोला मैंने कहा सर इवेंट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? दो, एक एडजस्टिंग और एक नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग क्या है? जो सिर्फ एविडेंस दे रहा है कि हाँ जो कंडीशंस आपको एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट का वो हो गई, दैट इज एविडेंट। मतलब सिंपल बोलूं तो ये अकरेंस इवेंट का बस एक कंफर्मेशन है कि बच्चे जो कंडीशन आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट में वो कंफर्म हो गई। और अगर आप कह रहे हो नॉन एडजस्टिंग, तो ये कोई भी बैलेंस शीट डेट पे इसका कोई अराइज नहीं है, इंडिकेटर है कि कंडीशन नॉट एग्जिस्टेड, ठीक है, कंडीशन ऑफ नॉट अराइज हुई है जो, वो आफ्टर बैलेंस शीट डेट हुई है, मतलब न्यू कंडीशन आई है बैलेंस शीट डेट, इसकी कोई कंफर्मेशन बैलेंस शीट डेट तक नहीं थी, इसका कोई लेना देना बैलेंस शीट डेट तक नहीं था। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि आपका बेड डेप्ट कंफर्म हो गया, आपको डाउट लग रहा था, अब कंफर्म हो गया, आपने कोई केस चल रहा था और वो केस की सेटलमेंट होगी कि हाँ भैया आप केस हार चुके हो, आपको पैसा देना पड़ेगा। या आपको कोई फ्रॉड या एरर निकल के आया है जो पिछले साल का था, मान लो 1 जनवरी को एक लॉस हुआ था, ठीक है, लेकिन आपको वो पता ही नहीं था, आपको पता कब चला? 1 मई को। तो सर वो 1 मई को जस्ट कंफर्मेशन है, बट वो इस साल का नहीं है, वो पिछले साल का ही है। कोई चोरी हुई थी, कोई फ्रॉड हुआ था जिसके बारे में आपको बाद में पता चला, तो सर वो फ्रॉड एडजस्टिंग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंफर्मेशन बस कंफर्म हुआ है, बल्कि वो एग्जिस्ट तो करता था, वो फ्रॉड बैलेंस शीट डेट पे था, बट बस मुझे नजर नहीं आ रहा था, बस वो कंफर्म हुआ बाद में। सर डेटर डूब सकता था पर मेरे को वो नजर नहीं आ रहा था, मैं बस अभी डाउट में सोच के बैठा था कि हाँ डूब सकता है बट अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में कंफर्म हो गया, तो दिस इज एडजस्टिंग।
क्लियर है? बस सिंपल सा एएस है बेटा। क्या बोला? कहता है कोई भी इवेंट अगर बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अकाउंट्स में एएस 4 के हिसाब से देखना पड़ेगा। वो इन इवेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग वो है जिनका लेना देना पिछले साल बैलेंस शीट डेट, बोले तो मेरी बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी कंडीशन, बस वो कंफर्मेशन है कि हाँ जी हो गया। नॉन एडजस्टिंग मतलब उसका बैलेंस शीट डेट से कोई लेना देना नहीं था, वो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है। क्लियर है? अगर एडजस्टिंग है तो मुझे उसकी ट्रीटमेंट बोले तो एंट्री रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, लॉस या जो भी प्रोविजन है वो बनाना पड़ेगा। और अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट देके काम छोड़ देना है। सर दो स्पेशल केस हैं मेरे बच्चे, इस एएस में दो स्पेशल केस दिए हैं। एक डिविडेंड, डिविडेंड आपने बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर करा, ठीक है? ऑफ कोर्स आपने अगर डिविडेंड बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर करा है तो वो कहता है भैया आप इसे नॉन एडजस्टिंग एडजस्टिंग कुछ नहीं बोलोगे, इसे कंटीजेंट लायबिलिटी ट्रीट करोगे और बैलेंस शीट के फुटनोट में शो करोगे, दैट्स इट। मतलब अगर 2023-24 का ईयर है, खत्म होने के बाद मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा तो वो डिविडेंड आपका कंटीजेंट लायबिलिटी माना जाएगा, दैट्स इट, ठीक है? जो भी प्रपोज डिविडेंड है वो आपका माना जाएगा। अगर कोई इवेंट ऐसा हुआ है, भले ही वो नॉन एडजस्टिंग है, बेटा ध्यान सुनना, भले ही कोई नॉन एडजस्टिंग है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, भले ही नॉन एडजस्टिंग है लेकिन सर वो ऐसा है जिससे आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बोले तो गोइंग कंसर्न हिट हो गया, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मैं बिजनेस चला भी पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा, तो मैं उसे एडजस्टिंग ट्रीट करके उसको अपने में रिकॉर्ड कर लूंगा। मान लो मेरे बच्चे, मेरी फैक्ट्री में 1 मई को आग लग गई, क्लियर है? 31 मार्च तक कुछ भी नहीं था लेकिन 1 मई को आग लग गई, भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, तो आप उसे क्या बोलोगे? नेचुरल हुआ है, जो भी हुआ है व्हाटएवर, ये 31 मार्च से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये 31 मार्च के बाद हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी बैलेंस शीट अप्रूव होने से पहले हुआ है। तो 1 मई को जो आग लगी उससे आपका नुकसान हुआ है, आप बोलोगे हाँ जी इवेंट तो है बट क्या ये एडजस्टिंग है? क्या इसका 31 मार्च से कोई लेना देना नहीं, ये नया है, 31 मार्च के बाद अचानक से आग लग गई, दिस इज नॉन एडजस्टिंग। बट आग इतनी मेजर थी कि अब आपको लग रहा है पता नहीं 12 महीने चला भी पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तो फिर आपको इसे एडजस्टिंग ट्रीट करके गोइंग कंसर्न फेल होने के हिसाब से अकाउंटिंग करना पड़ेगा। मैं सिखाऊंगा, हमारे शेड्यूल 3 में काम है कि अगर गोइंग कंसर्न पिट जाता है तो मुझे अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे बनाना पड़ेगा। तो दैट मींस मैं अपनी बैलेंस शीट पीएनएल को रिवाइज करके नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे बनाऊंगा अगर गोइंग कंसर्न पिट गया। मान लो किसी ने कोर्ट केस कर दिया अचानक से, पहले उसकी कोई लिटिगेशंस वगैरह नहीं थी, अचानक से केस कर दिया और सेम डे मुझे लग रहा है भैया कि बट ये तो केस में हार गया, ठीक है? उसी बीच में मैं हार भी गया और मुझे बड़ा मेजर कंपनसेशन देना पड़ रहा है, ट्रेडमार्क का केस हो गया, कॉपीराइट का हो गया कि भैया आप ये बिजनेस अब नहीं चला सकते। नाउ तो ये एडजस्टिंग इवेंट मान लिया जाएगा और मुझे अपना गोइंग कंसर्न के हिसाब से काम करना पड़ेगा कि मान लो मेरा गोइंग कंसर्न पिट गया तो मुझे बैलेंस शीट पीएनएल को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे बनाना पड़ेगा। खत्म हो गया मेरे बच्चे AS4, खत्म हो गया AS4, बस इतना सा AS है।